पिछले कुछ सालों में आयोग ने सरकारी भर्तियों का ऐसा भर्ता बनाकर रख दिया है जो बहुत कसैला है, जिसे बेरोजगार और सरकार न खा पाते हैं न निगल पाते हैं। अगर किसी को उसमें स्वाद आता है तो वो है विपक्ष, वो भी जाहिर कारणों से। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बार बार परीक्षा करवाकर नौकरी देने में नाकाम रहने पर आरपीएससी सीएम गहलोत के रडार पर आया है। सीएम ने आयोग को साफ कह दिया है कि कमियां दूर करो। सवाल यह है कि क्या पुराना सिस्टम नए दौर में सफल परीक्षा करवा भी सकता है? क्या पुराना ढर्रा नए दौर के शिक्षा माफिया नकल गिरोह के सामने पूरी तरह इनकॉम्पिटेंट है? क्या पूरा सिस्टम जिसमें पुराने अब तक नाकाम रहे चेहरे भी शामिल हैं, बदले बिना लक्ष्य हासिल हो सकता है? क्या रास्ता है जो ऐसा हल दे जिसका कल हो? आज बात इसी पर, पहले ये रिपोर्ट। अव्यवस्था ऐसी डाकिनी काटी नौकरी खाए। 18 का निकाल रहे हैं या 2000 उसके पहले के निकाल रहे हैं, मतलब बेकार से माहौल समाप्त होना चाहिए। कोर्ट में अटकी, लक्ष्य से भटकी। हमने सुझाव भेजा हुआ है कि जिनमें सीधी भर्ती होती है मात्र साक्षात्कार के आधार पर, उनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बदल दिया जाए और जहां साक्षात्कार आवश्यक है उनको लगभग 12% तक सीमित कर दिया जाए। नकल पर नहीं नकेल हो जाता खेल। नौकरी की चाह, बेरोजगार भरे आह। नौकरियों का सिलसिला इतना लंबा खींचता है कि लोगों में निराशा भाव पैदा होते हैं। फिर सरकार कभी अपील करती है, कभी कुछ लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो कितना लंबा अरसा लगता है अनावश्यक रूप से। व्यवस्था बनी छन्नी, परीक्षा छलनी छलनी। बेरोजगारों से वास्ता, क्या हो भर्ती का रास्ता? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। अशोक चौधरी जी प्रवक्ता हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, विनोद यादव जी पूर्व सदस्य हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, और अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में मैं एक बात साफ कर दूं कि सिर्फ सवाल उठाने के लिए ये चर्चा नहीं बुलाई है, जवाब खोजने के लिए बुलाई है, और इसमें सियासत ना हो। ऐसे में जवाब सत्ता पक्ष के पास होता है, इसलिए कांग्रेस के गेस्ट हैं, और बाकी वो दो धड़े जो हमें बताएंगे कि आखिर कमियां कहां पर है। शुरुआत मैं अशोक चौधरी जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, कई बार आरपीएससी के एंड पर या आयोग के एंड पर कमियां रह जाती हैं, खामियाजा बेरोजगार भुगतते हैं। कई बार बेरोजगार खुद कुछ कमियां ढूंढकर कोर्ट तक पहुंचते हैं, खामियाजा बाकी के बेरोजगार भुगतते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कोई रास्ता जो बेरोजगार चाहते हो कि भाई ये पकड़े, ये अपनाएं? नहीं, आपकी बात सही है। अधिकारियों की गलती, मंत्रियों की गलती, बेरोजगार भुगतते रहते हैं। आज पिछले 48 दिन से बेरोजगार आंदोलनरत है। 46 दिन राजस्थान में बैठे थे, आज पिछले 4 दिन से यूपी में बैठे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला सर कोई नहीं है आज के दिन। मांग सारी जायज है। मांग वही कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार में 3 मंत्रियों, 2 मंत्रियों ने रात को 12 बजे धरना स्थल पर आके समझौता किया था। उन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनरत है बेरोजगार। 23 फरवरी को समझौता हुआ था। आज नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर आने वाला है, वापस फरवरी, एक साल तक, एक साल से ऊपर होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर आज की चर्चा का विषय बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ लाइव तस्वीरें हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें एयरपोर्ट से मिल रही हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपकी टीवी स्क्रीन पर 12 तारीख देखिए। महंगाई हटाओ पहुंच चुके हैं, चलो तस्वीरें आपकी टीवी के नारे के साथ में कार्यक्रम एआईसीसी के कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ करके राजस्थान से लोग शरीक होंगे, और उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली लोग जाएंगे महंगाई के खिलाफ, महंगाई हटाने की मांग को लेकर। संसदीय सचिवों की नियुक्ति कब तक हो रही है सर? सर राजेंद्र गुड़ा साहब थोड़े से नाराज है, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सर। इधर हाँ जाओ जी, जाओ भाई, इधर कहते हैं हाँ जाओ जाओ जाओ। मातन पहुंच चुके हैं। बेहद संक्षिप्त सी बातचीत उन्होंने मीडिया के साथ की और बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। दरअसल एक
महारैली महाप्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस, और ऐसे में मरुधरा भी अपनी भागीदारी उस प्रदर्शन में निभाएगा। प्रदेश से कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे, उसी संबंध में तैयारियों का जायजा लेने वो आए हैं, ऐसा उनका कहना है। और मेरे गेस्ट मेरे साथ लगातार बने हुए। अशोक जी देखिए, सीएम ने आरपीएससी को बोला अपने प्रोसेस को सुधारिए ताकि इस तरह की स्थितियां न बने। मैं कह रहा हूं कि क्या बेरोजगारों की नजर में ऐसा कोई रास्ता है जो आरपीएससी को पकड़ना चाहिए, या किस तरह के आमूलचूल परिवर्तन को बेरोजगार चाहते हैं देखने को मिले? सर हम तो चाह रहे हैं भर्तियां कैलेंडर जारी हो, इस डेट को विज्ञप्ति निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। यूपीएससी भी कर रही है, आरपीएससी भी करना चाहिए। फर्जीवाड़ा क्यों होता है, पेपर आउट प्रकरण लीक क्यों होते हैं, क्यों पेपर आउट होते हैं सर? उसके लिए सख्त कानून बनाया, उसको अमेंडमेंट करिए, उसको लागू करिए। लेकिन बात वही आती है कि सरकार आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश निकालते लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही। मैं आपकी बात पे आता हूँ, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी कह रहे आदेश दे रहे लेकिन उनकी पालना कहाँ हो रही है? भर्तियां लंबित पड़ी हैं, 2013 से भर्तियां पड़ी आज की सरकार के अंदर। कमेटियां दो बार कमेटियां बन गई। नरसिंह 2013 के आज भी वो बहने जो इनके साथ 2 बार मंत्रियों ने सर पे हाथ धर के कसम खाए गए थे कि आपकी भर्तियां पूरी कराएंगे, आज वो बहने दरदरी ठोकरे खा रही हैं। आज वो यूपी बैठी हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला है, वो कहती है मैं लड़की हूं, लड़ूंगी। तो आज ही वो उनके लड़ने के लिए वो महिला वहां बैठी हैं, उनसे मिले, वार्ता करें। 2018 में प्रयोगशाला भर्ती निकली थी, वो आज तक पेंडिंग पड़ी है। पंचायत राज LDC 2013 पेंडिंग पड़ी है। अशोक जी क्या लगता है आपको, 2012 क्या लगता है आपको कि ये कमियां, देखिए प्रयास हुए और कमियां रह गई, या फिर प्रयास हुए और कमियां जबरदस्ती छोड़ी गई? इनमें से क्या क्या हुआ है? जबरदस्ती कमियां छोड़ी गई सर, प्रयास हुआ ही नहीं। 2 बार कमेटी बनी, कमेटी का जब मंत्रियों के निर्देशन में कमेटी बनी है, कमेटी का परिणाम तो बाहर निकले, ये भर्तियां नहीं होंगी, उसका कारण तो बताएं, रीजन तो बताएं। आज बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, आज बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ये तो बीजेपी के ब्लैकमेल हैं, ये तो बीजेपी के आदमी है, तो इनको तो बीजेपी ने भेजा है। जब बीजेपी राज में लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो कांग्रेस ने नहीं कहा। जब 4 दिसंबर 2018 को पवन खेड़ा, 1 दिसंबर को जब राहुल गांधी से मिले थे, उसके बाद 4 दिसंबर को पीसीसी कार्यालय में बैठ के जो समर्थन दिया था बेरोजगारों ने, पवन खेड़ा जी वहां बैठे थे, सबके सामने बैठ के समर्थन दिया था, घर घर जाके प्रचार किया था। उस समय बेरोजगार इनके थे, तब बेरोजगार किसी पार्टी के नहीं थे। आज बेरोजगार अपने हकों की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बेरोजगार बीजेपी के हो गए। सर 41 दिन से जयपुर बैठे थे, मिलना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी, वार्ता के लिए कोई नहीं आया, कोई समाधान नहीं होता है। ठीक है अशोक जी, मिलता है। आगे भी आता हूं मैं आपके पास, तक लेगा सर बेरोजगार? आगे भी आऊंगा मैं आपके पास। मैं विनोद यादव जी अब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आयोग, या इसी कड़ी में मैं बोर्ड भी मान लूं, या तमाम वो धड़े जो परीक्षाएं करवाते हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो चले? देखिए इनकॉम्पिटेंट तो कोई नहीं, बाकायदा सबके रूल्स बने हुए हैं। अब उस रूल्स में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है तो सारा गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे सबसे पहले तो पेपर छप गया, पेपर आ गया, एग्जाम हो गया। अब कोर्ट में केस जाने का कारण क्या है कि आपने आंसर की बनाई, आंसर की बनाई तो आपने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है, इसलिए बच्चे कोर्ट में जाएंगे। आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें आंसर की में कोई कमी रहे? हम लोग जब बनाते थे तो बाकायदा हम पेपर सेटर पर विश्वास नहीं करते थे। हम एक्सपर्ट को बुलाते, दूसरे एक्सपर्ट को बुलाते, तीसरे को बुलाते, चारों को बुलाते, फिर बच्चों को कहते भाई सब। अब सुनो 1 मिनट मेरी बात। अब सारा करके फिर बच्चों से पूछते भाई हमने ये आंसर की टेंटेटिवली आंसर की बनाई है, इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ विद रेफरेंस आप हमारे साथ आओ और हमें बताओ, शेयर करो हमारे इस आंसर की बनवाने में। तो फिर उनसे पूछते, तो फिर उन्होंने बच्चे बताते साहब ये आपने गलत क्वेश्चन बनाया, तो उसको हम दोबारा एक्सपर्ट को बुला के फिर दोबारा उसको सही करते। अब होता क्या है कि जल्दबाजी में कर रहे हैं काम, सरकार का दबाव है, निकालो निकालो फटाफट करो। भाई कहीं ना कहीं कमी कोई नहीं रही है, बच्चों को पूछ लो क्या दिक्कत है उसमें, ट्रांसपेरेंसी। या तो ये बच्चों को पूछते नहीं, बेरोजगार क्यों इतना हो रहा है। विनोद जी दो बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे प्लीज मेरा साथ दीजिए और मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि बात सिर्फ आंसर की या आंसर शीट की वजह से तो है नहीं। अब पेपर आउट हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो बच्चे नहीं उठा सकते, है ना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आयोग के जो चेहरे हैं, अगर उनको ये बोला जाएगा कि जल्दी काम करो तो वो जल्दी काम नहीं कर सकते, मतलब दुनिया की गति से नहीं चल सकते, क्या ये निष्कर्ष निकाले? नहीं चल सकते, बिल्कुल
नहीं, मेरी बात सुनो, उसमें चाहे आपके 2 दिन ज्यादा लग जाएं, लेकिन ऐसा है कि एक बार कोर्ट में पर्ची चलेगी तो आपको 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा कोई कॉलम ही क्यों छोड़ते हो जिससे बच्चे कोर्ट में जाए आंसर की के लिए? एक बात, ये तो आंसर की का हो गया हिसाब। अब चलो अपन ने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट बनाने में आप रिजल्ट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल सब बच्चों से कहो कि भाई हमने ये कॉपियां जांची हैं, इस तरीके से जांची है। हर बच्चा, ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया था कि हर बच्चा एक दूसरे को कॉपी को देख सकता है, मतलब वो ऐसा सिस्टम बनाया था। ये अशोक चौधरी बेरोजगारों के नेता बैठे हैं, इनको तो मालूम है, क्यों भाई बनाया था कि नहीं अशोक जी उस टाइम हमने सारा ऐसा सिस्टम सिलेक्शन बोर्ड में। और लेकिन बच्चे भी ऐसे सेटिस्फाई थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ही रहे। अब जैसे बच्चों में कई भ्रांतियां आती है, प्राइवेट स्कूलों में ऐसा है। पेपर आउट तो देखिए, पेपर सिर्फ चेयरमैन की होती है, मेंबर्स और किसी सेक्रेटरी, किसी को पता नहीं रहता पेपर का। पेपर का हमारे टाइम में तो कोई पेपर आउट नहीं हुआ, और सिस्टम जब कोलैप्स हो जाता है तो पेपर आउट होता है। सिस्टम कहां कोलैप्स होता है? इनकॉम्पिटेंट हुआ ना आरपीएससी। आप ही के शब्दों को दूसरी तरीके से बोलूं, अब चाहे आरपीएससी हो चाहे सिलेक्शन बोर्ड हो, मैं तो दोनों की एक बात कर रहा हूं। हाँ, पेपर आउट हुआ तो क्यों हुआ? आरपीएससी के टाइम में भी प्रेस से हुआ, ठीक है, और अब के टाइम भी। अब सवाल इस बात का है कि प्रेस को हैंडल करने वाला होता है सिर्फ चेयरमैन, मेंबर को भी नहीं पता रहता प्रेस का कि कौन से प्रेस से हम पेपर छपवा रहे हैं। ये सीक्रेट मामला है, ठीक है। और वो चाहे जिस, हाँ ठीक है सर। अरुण शर्मा जी, हाँ क्या जी सत्ता में रहकर और अभी 3 साल गुजारने के बाद, लगभग 3 साल पूरे होने ही वाले हैं, ऐसे मोड़ पर आकर क्या कांग्रेस पार्टी इतना दम रखती है कि वो इस बात को स्वीकार करे कि आयोग में जिसको बिठाया जाता है वो दरअसल राजनीतिक नियुक्ति है, और ऐसे में उस पर भरोसा तो हम वैसे भी नहीं कर सकते? देखिए स्वप्निल, जरूर इसमें ये जो नियुक्ति होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो राजनीतिक जरूर है, लेकिन उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। ये शुद्ध राजनीतिक नेता को नहीं दी जाती, उसकी कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टाइज या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान रहा है, वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और किसी बहुत सक्षम आदमी को ही सामान्यतः ये पद मिलता है। नहीं तो आपका सक्षम आदमी सक्षम नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता सिर्फ आप ही की बात नहीं है, इससे पहले बीजेपी के भी इसमें जो सक्षम आदमी जिसे सरकार ने माना होगा वो उतना सक्षम नजर ही नहीं आता। स्वप्निल, आप सही कह रहे हैं, और ये समस्या कोई नई नहीं है, लगातार बनी हुई है। ये मेरा यंग दोस्त चौधरी जी अभी बता रहे थे कि इनने वहाँ 2018 के चुनाव में पीसीसी आकर कांग्रेस को समर्थन का तो गलत क्या कह रहे हैं, वो सच वादा किया, आश्वासन दिया। मैं चश्मदीद गवाह हूँ वो पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और उस समय भी हालत इतनी खतरनाक थी, वो वसुंधरा मैडम का शासन था का अंतिम छोर था और बेरोजगारी चरम पे थी। पर मैं स्वप्निल बहुत जल्दी से आपको उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ये डिबेट राजस्थान स्पेसिफिक है, पर फिर भी एक जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उससे राजस्थान को अलग नहीं किया जा सकता। ये जो बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी शुरुआत करीब 2016 से हो गई थी, जब अचानक प्रधानमंत्री जी ने एक शाम को नोटबंदी का ऐलान करके चौंका दिया था। हालांकि आज की तारीख में उसको कोई बहुत अचीवमेंट नहीं माना जाता। अगर हम तर्क पे ही रहे सर, तो मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारी या उस तरह के लोगों को दिक्कतें आई जिससे वो आज तक नहीं उबर पाए। लेकिन बेरोजगार कोई छोटा बेरोजगार बड़ा बेरोजगार नहीं होता, उसको आप नोटबंदी के दायरे में मत लाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसको नौकरी चाहिए। मैं क्या गलत कह रहा हूं? और आप ही ने कहा था ना सर, अब आप ये बता दीजिए, अशोक चौधरी जो आपके पास बैठे हैं, क्या वो बीजेपी के एजेंट है? जी, वो तो अपना हक मांग रहे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी इस आंदोलन को प्रोपोगेट कर रही है, ऐसा मैं तो मानता नहीं हूं। हाँ ठीक है, विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी इस समय, और ऐसी स्थितियों का फायदा उठाना अपने देश में काफी वाजिब होता है, तो वो सपोर्ट
अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, पर मैं नहीं, लेकिन अरुण शर्मा जी देखिए, आपके तर्क में बिल्कुल निर्दोष आंदोलन मानता सीएम हूं। के सुझाव में जो एक बेसिक कमी है ना, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक कमी ये है कि आप कल्प्रिट को खुद कह रहे हो कि तुम सुधर जाओ। आप कल्प्रिट को खुद कह रहे हो कि तुम सुधर जाओ। अरे भाई, वो कैसे सुधरे? क्या रास्ता है जिस पर उसको चलना चाहिए? क्या क्या चेंजेस सरकार के तौर पर आप देखते हैं? ये जिम्मेदारी उठाइए ना कि ये चेंजेस हम लागू करवाएंगे। अशोक जी, गलत कह रहा हूं मैं? अशोक चौधरी, गलत कह रहा हूं मैं? सर सही बात है आपकी। आज सरकार हमने बनाई है, हमसे मिल क्यों नहीं रही? आज सरकार को मिलने में कहां दिक्कत है? स्टेट का सीएम हमने बनाया सर, मंत्री को हमने बनाया है। आज आप बेरोजगार मिल नहीं सकता एक मंत्री से, एक सीएम से मिल नहीं सकता। आज प्रियंका जी हैं, बेरोजगार यूपी में बैठे हैं, रात को वहां पे उनके धक्का मुक्की हो रही है, वहां उनके साथ बदतमीजी हो रही है। प्रियंका जी कहां घूम रही है आज? हाँ, ये दूसरा इंस्टेंस है। अरुण शर्मा जी देखिए, मैं भी पूछना चाह रहा था मैं आपसे ये बात। उनका निजी जीवन है सर, 2 सेकंड अशोक, 2 सेकंड अशोक जी, 2 सेकंड अशोक जी, 2 बात नहीं कर सकते। सेकंड। आप जानते हैं अरुण शर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के कंप्यूटर विभाग से जुड़े जो इच्छुक लोग थे, वो दिल्ली में जाके बैठे, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि प्रदेश में हमें सुना नहीं गया। अब बेरोजगार यूपी में जाकर बैठ रहे हैं क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि बेरोजगारों को सुना नहीं गया। सुनने में कहां दिक्कत है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से हम लगातार इनसे वार्ताएं करते रहे हैं और इनका दर्द समझते हैं, इसमें कोई शंका है नहीं मुझे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर भी कल दोबारा से चेतावनियां भी दी हैं और सिस्टम में सुधार के संकेत दिए हैं। नहीं, पर किस पे जो छोड़ा भी है? कमियां हैं, देखिए हमारी रेस टेक्नोलॉजी से भी है, आपने देखा होगा अभी ये जो, लेकिन किस पर छोड़ा? सुधार करने का जिम्मा किसको दिया? उसी बॉडी को दे दिया ना जिसको हम कल्प्रिट के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, नहीं, इसमें सुधार तो कई बार तथाकथित कल्प्रिट भी अगर उसको समझ में आ जाए कि ये स्कोप है, और अब वो नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं समझ में आ रहा। सीएम साहब ने सर मुझे नहीं लगता कि उसको समझ में आ रहा है। मैं इसी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए विनोद जी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। विनोद जी देखिए, विनोद जी, मैं 2-3 बातें बेहद स्पष्ट तौर पे यहां पर करना चाहता हूं। एक तो ये कि जैसे हमारी फील्ड में है ना सर, हमारी फील्ड में अगर हम में से किसी से एक गलती हो जाए तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर स्क्रीन पर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे करियर हमेशा के लिए बर्बाद है। लेकिन आरपीएससी की परीक्षाओं में बार बार कमियां निकलने के बाद भी ऐसे किसी जिम्मेदार पर इस तरह की कार्रवाई होती नहीं। तो एक रिलैक्स माहौल तो वैसे भी उनके लिए रहता है, भाई उनको तो तनख्वाह मिल रही है, घर परिवार चल रहा है ना। जब तक एक एक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही तय न करें, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई चीजें सुधरेंगी? हमने आरपीएससी को ही बोल दिया तुम सुधर जाओ। इसमें क्या है स्वपन जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे पेपर आउट होता है, अब आप इसको रोकोगे कैसे? हिंदुस्तान में 15 से 25 कंपनियां हैं जो चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरे स्टेट का कमीशन के काम करती हो, चाहे तीसरे स्टेट का बोर्ड का काम करती हो, पेपर छपाई का 20-25 कंपनियां हैं। उन कंपनियों पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि जब तक चोरी तब तक नहीं होती जब तक कंपनी मिली हुई रहती है। अब कंपनी का काम कौन देता है? चेयरमैन देता है। अच्छा, चोर पकड़ा गया, मान लो मैं आपको बताऊं, झुंझुनू में एक पकड़ा गया था कोचिंग वाले के साथ, वो पीटीआई के मामले में। अब उसमें पुलिस पकड़ भी लाई थी थाने में 60 आदमियों को, चेक भी खाली बरामद कर लेते, लेकिन मेन मुलजिम को भगा दिया पुलिस ने, आगे जांच हुई नहीं। तो सवाल इस बात का कि जो पेपर आउट हुए, एसओजी क्या कर रही है उसमें? एसओजी ने मुलजिम को क्यों नहीं पकड़ा? और जो भी संबंधित कंपनी हो जिसने ऐसा कुकृत्य किया है बेरोजगारों के साथ, उसको सदा के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसको दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं चाहिए। विनोद जी देखिए, आरपीएससी में चेहरे वही हैं, ऊपर आकर कोई भी बैठ जाए, लेकिन चेहरे वही हैं। अगर एक बार उनसे कमियां छूटी, 2 बार उनसे कमियां छूटी, 3 बार उनसे कमियां छूटी, तो उनको दूसरे विभागों में भेजकर आरपीएससी में दोबारा भर्तियां हो। आरपीएससी को आप इनको रीडिजाइन करें। आप उनको सुनो सर, आप इनको पूछो, आप इन कंपनियों को, ऐसी कंपनी को क्यों देते हो ऑर्डर जो आपको बदनाम करे? ऐसा सोना किस काम का जो खुद का कान काटे, खुद मरे? क्या मतलब है उससे? एक बात बताओ, अच्छी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसको बाकायदा आप पैसे ज्यादा दो, यदि मान लो कोई पैसे की कोई कमी है, बहुत सारा पैसा आता है, 100-200 करोड़ रुपए ये आरपीएससी हो चाहे आपका सिलेक्शन बोर्ड हो, सरकार को जमा कराती है, इतना फीस आ जाती है हमारे। अरुण शर्मा जी, तो ये क्या सरकार इस ओर सोच रही है?
तो देखिए बहुत सीधे शब्दों में विनोद यादव जी ने बताया। हाँ, मैंने फीस कब, मैं आपको बताऊं साहब, मैं जब मेंबर था तब 650 रुपए लेते थे जनरल वाले से, और 450 ओबीसी वाले से 350 लेते थे। और सुनो, फिर हमने जब देखा साल का 100 करोड़ रुपए बच गया, तो हमने फीस, बच्चों की, बेरोजगारों की फीस कम करी और 650 की जगह किया 400 या 450। और फिर ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी, क्या ये सब सोचा है? नहीं, ये सिस्टम को नए सिरे से ओवरऑल करने की जरूरत है। जो पहल शुरू हो गई है और हम बहुत लाइटनिंग स्पीड से इसको आगे ले जाने वाले हैं। वैसे भी नहीं, हम करीब 97,000 नौकरियां अब तक दे चुके हैं। 75,000 बिल्कुल इमीडिएटली पाइपलाइन में है, 10 तक दे रही है। और काफी बड़े बड़े एग्जाम्स हमने कराए। इन आंकड़ों से इसलिए फिलहाल कुछ नहीं होता क्योंकि हमारे आंकड़ों में ये कहीं नहीं है कि 97,000 परिवारों के घर में अब चूल्हा जलने लगा होगा, उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी का पूरी तरह इंतजाम हो चुका है। अगर उसके सपने अपने रोटी में घी लगाने के हैं तो वो घी लगा पा रहा है या नहीं, ये आपको नहीं पता। तो हम 97,000 पे इतराए नहीं, इठलाए नहीं तो बेहतर रहेगा। लेकिन ठीक है, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। नहीं रहे स्वप्निल, देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी लेक्यूनाज हैं उसमें बहुत संवेदनशील हैं। ये सरकार उसमें गुंजाइश छोड़ेगी नहीं। टेक्नोलॉजी भी एक चुनौती है। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए ये बात पूछना चाह रहा था। अरुण शर्मा जी, सवाल थोड़ा तीखा है, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं कि मैंने ये सवाल आपसे पूछा, लेकिन मजबूरी है, मैं पूछूंगा आपसे। ये सवाल थोड़ा तीखा जरूर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। सवाल यह है कि क्या कमियां या गड़बड़ झाला जानबूझकर छोड़ा जाता है ताकि सरकारी खजाने पर एकाएक बोझ ना पड़ जाए, ताकि अभी फिलहाल हमारा दायित्व न बने इनकी तरफ? क्या टरकाया जाता है इस तरह से? क्योंकि हम तो 5-5 साल गुजरते देखते हैं अपने सामने। क्या ऐसी स्थिति है अरुण शर्मा जी? स्वप्निल, अगर इतने संकीर्ण तरीके से कोई सरकार सोचेगी कि अभी टरकाया जाए और इनका कोई काम नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता वो सरकार संवेदनशील है और उसको लोगों के दर्द का एहसास भी है। लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है। ठीक है अरुण शर्मा जी, अशोक जी अपना बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अशोक चौधरी जी कहने वाले हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी सवाल से जुड़ी बात मैं अशोक चौधरी जी से पूछने वाला हूं। अशोक चौधरी जी, एक एक बेरोजगार धड़ा, आपके भी बहुत से धड़े हैं, आप भी जानते हैं और मैं उस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक एक बेरोजगार धड़ा जब भी आंदोलन पर जाता है वो पहले यह बताता है कि इस पर सरकार पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा अर्थ के रूप में। एक एक धड़ा इस जवाब के साथ आंदोलन पर बैठ रहा है ना, क्योंकि बेरोजगार भी शायद यही महसूस कर रहे हैं कि पैसों की कमी के कारण शायद हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं। अशोक जी। जी 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 सर जी सर मैं बताता हूँ कुछ चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार ने 5,000 पदों में वैकेंसी निकाली, इसका मतलब सरकार ने पूरा मैनेजमेंट निकाल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके वैकेंसी निकाली होगी। ये तो है नहीं कि अधिकारी ने घोषणा कर दी, सीएम साहब ने कहा घोषणा कर दी कि 5,000 पदों में निकाल दो, फिर पता लगे इसका तो बजट ही नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार 5,000 पदों में निकाले, 500 पदों में निकाले, 5 पदों में निकाले, लेकिन वो भर्ती तो पूरी हो। वो भर्तियां पूरी नहीं होती। 2012 की शिक्षक भर्ती कोर्ट में सरकार का एफिडेविट देना है, आज तक पेंडिंग पड़ी है। सरकार एफिडेविट देकर उसको क्लियर नहीं करवा पा रही, छोटा सा मैटर है। 2013 की भर्तियां, 2013 में नर्सिंग भर्ती निकली, आज 2021 चल रहा है सर। कितने साल से वो लड़कियां परेशान हो रही हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन दूसरे वही बेटियां पहले जयपुर में सड़कों पर बैठी थी, आज यूपी में सड़कों पर बैठी हैं। और यूपी में उस जगह बैठी हैं जहां पे एक महिला है, उस पार्टी के खिलाफ लड़ रही है वो लड़कियां, जहां उस जिसकी अध्यक्ष भी एक महिला है, माननीय सोनिया गांधी जी की महिला है, उनको बेटियों का दर्द समझना चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं बाहरी राज्यों कोटा खत्म कर दो, कोई बजट नहीं लग रहा, सरकार का कोई बजट नहीं लग रहा। एक एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके हैं कि 22 राज्यों में सरकार राज्य है जिसमें राजस्थान बेरोजगार नहीं लिया जाता। कोई बजट थोड़ी लग रहा सर, करना चाहिए। कुछ स्टेट से हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने किया था कि लोकल में जितनी भी कंपनी है उनमें 75% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। सरकार का कहां बजट लग रहा है, सरकार उसमें बजट नहीं लग रहा, सरकार वो भी काम ये कुछ वैसा ही है। ये कुछ वैसा ही है अरुण शर्मा जी, आप लंबे वक्त तक कहते रहे कि केंद्र सरकार किसानों को नहीं सुन रही है, अब बेरोजगारों को ये लग रहा है कि आप हमारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए इससे पहले जो दिल्ली में जाकर बैठे थे कंप्यूटर वाले बच्चे, वो वहां पर उनको किसान आंदोलन वालों ने दरियां दी, टेंट दिया कि भैया इसमें बैठ लो और हमारे हिस्से का खाना खा लो।
मतलब उनका स्ट्रगल भी अपने स्तर पर था। आज प्रियंका गांधी से मिलने अगर वो वहां पर गए हैं बेरोजगार, तो इसका मतलब है वो कांग्रेस की तरफ सोल्यूशन के लिए देख रहे हैं। क्यों, अगर उनको राजनीति करनी होती तो बीजेपी के साथ सड़कों पर उतरते, विधानसभा का घेराव करते, आपके विधायकों के घर के बाहर धरने देते। ये सब तो वो कर नहीं रहे, वो सॉल्यूशन के लिए आपको देख रहे हैं, फिर भी आप समय नहीं देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं आप परमानेंट सॉल्यूशन कब तक ला सकते हैं? परमानेंट सॉल्यूशन बहुत जल्दी स्वप्निल, बहुत जल्दी आप इसका जो भी करना है हमको बहुत गति से करेंगे। मैंने बताया हर तरीके से सक्षम बनाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी की अपन बात कर रहे थे, मतलब अब वो भी चुनौती है एक तरीके की। आपने देखा नए नए आविष्कार, ये पेपर लीक करने वाले ब्लूटूथ चप्पल बन गई हैं जिसमें कॉपी की जा सकती है। तो ये सब सक्षम बनाया जाएगा कि ये पकड़े जा सके। और देखिए कार्रवाई करने में राजस्थान सरकार की ईमानदारी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हम बहुत ईमानदारी की बात की, इसलिए एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं इस पूरी चर्चा के दौरान। अशोक 2 मिनट प्लीज, अशोक 2 मिनट। अरुण शर्मा जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। इस पूरी डिबेट में हम लगभग 20-22 मिनट से बातचीत कर रहे हैं, आपने एक बार भी अशोक से ये नहीं कहा कि यूपी में जो बेरोजगार बैठे उनको बुला लो, मैं मिलवाता हूं उनको। ये नहीं कहा आपने। नहीं, मैं आपने सुझाव दिया है, मैं कहना चाहता हूं अगर ये आएंगे तो मैं मिलवाने की पक्की संभावना, चेष्टा है, जरूर की जाएगी। आप किसी रणनीति के हिसाब से अगर वहां लखनऊ जाके बैठे हैं वो बात अलग है कि यहाँ अदरवाइज आपको पता है प्रियंका गांधी सुनेंगी तो इंटरफियर करेंगी, इससे ज्यादा कोई रणनीति नहीं है सर। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी बोलेंगी तो कांग्रेस सब मानेगा। आप सब वो मानते हैं जो आला कमान कहता है। इसीलिए मैं विनोद यादव जी, पहले दिन वही थी वार्ता। नहीं, बिना आला कमान के तो आजकल ना बीजेपी चलती है ना कांग्रेस चलती है। अशोक 2 मिनट, सियासी पक्ष पे नहीं पहले सर पहले दिन यही हुआ था। पहले दिन जब गए थे तो ये कहा था कि आपकी कल प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जयपुर में, वार्ता होगी और शाम को प्रियंका जी से मिलेंगे। हमने सारे दिन पूरे संडे को पूरे दिन इंतजार किया, ना हमारी कोई वार्ता हुई, ना कुछ हुआ, ना यहाँ पे हमारे को। फाइनल सवाल मैं लेना चाहता हूँ विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और मेरा फाइनल सवाल यह है कि देखिए आज हर चीज बहुत तेजी से विकास की है। अब दिक्कत यह है कि अपराधी बहुत जल्दी विकास कर लेते हैं, उतना तेजी से सिस्टम विकास नहीं कर पाता। साइबर क्राइम को क्रैक करने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अपराधी जितने एक्सपर्ट्स उनके पास है नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आरपीएससी को पूरी तरह सुधारा भी जा सकता है? बिल्कुल 100% सुधारा जा सकता है साहब। मैं आपको बताऊं, सिस्टम को यदि कहीं सिस्टम लीकेज नहीं होने तो चाहे अपराधी कैसा भी दिमाग वाला हो, कैसा भी हो, वो चोरी नहीं कर सकता उसमें। लेकिन वो चौकीदार मजबूत होना चाहिए। तो वो आपका मेंबर और चेयरमैन और सारे स्टाफ सब एकजुट एक परिवार के रूप में काम करने चाहिए कि हमें हमारी इज्जत बचानी है। ठीक है। और हमें इस पूरे कामयाब करना है इस सिस्टम एग्जाम को। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट अशोक, मैं आपको मौका देता हूं। आपकी आवाज सुनी जानी बेहद जरूरी है। बाजू में 2 सदस्य भी बैठे हैं, उनमें से एक से आपका सीधा इस वक्त पाला पड़ा हुआ है। फाइनली 30 सेकंड्स में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। अशोक सर, हम तो सीधी सी मांग यही है, हम यूपी गए हैं, वापस आने तैयार हैं। जो 23 तारीख को जो हमारा समझौता हुआ था वो समझौता लागू कर दें, जो हमारी मांगे थी वो मांगे पूरी कर दें। हम वापस अपने स्टेट आ जाएंगे, वहां बैठेंगे और वापस सरकार के साथ है। हमने कभी भी सरकार की खिलाफत नहीं की, हम आज भी सरकार के साथ है, कल भी है। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हम लड़ेंगे। अगर वहां भी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आने वाले चुनाव में लड़ेंगे और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा टास्क है, देखते हैं किस तरह से पूरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।